1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। सहारा प्रणाम। अब से ठीक 8 दिन के बाद वित्त मंत्री पी चिदम्बरम साल 2008 का बजट पेश करेंगे। वित्त मंत्री अपने पिटारे से आपके लिए क्या खास पेश कर सकते हैं? हमारी कोशिश है कि बजट से जुड़े हर पहलू को हम आपके सामने रखें, सरल अंदाज में रखें। इस सीरीज में हम कई मुद्दों पर बात कर चुके हैं। आज बारी है देश के बुजुर्गों की मुश्किलों की। तो पेश है हमारा खास कार्यक्रम बजट 2008 बीच बहस में। और कार्यक्रम के शुरुआत में ही आपको बता दें कि बुजुर्गों की समस्याओं पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्रीराम खन्ना साहब। श्रीराम खन्ना साहब कंज्यूमर फोरम से जुड़े हुए हैं और जितने भी उपभोक्ता मामले होते हैं उससे जुड़े केसेस करते हैं और कहें कि इस आंदोलन में सबसे अग्रणी है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपका स्वागत है खन्ना साहब। और बताएं आपको कि देश में 60 से अधिक उम्र के लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उनके लिए यह बुढ़ापा ज्यादा सुखद नहीं कहा जा सकता है। संयुक्त परिवारों के विघटन, पाश्चात्य शैली के तेजी से बढ़ते प्रभाव और शहरीकरण ने उन्हें अलग थलग कर दिया है। इसी से जुड़ी देखिए ये खास रिपोर्ट। सरकार की परिभाषा में सीनियर सिटीजन यानी बुजुर्ग वो होता है जिसने जीवन के 60 बसंत देखे हों। ऐसे बुजुर्गों को सरकार की ओर से कई तरह की रियायत मिलती है। बैंक उनकी जमा पूंजी पर अधिक ब्याज देता है और परिवहन, रेलवे, हवाई यात्रा में भी उन्हें छूट मिलती है। लेकिन आयकर विभाग की परिभाषा में वरिष्ठ नागरिक की उम्र 65 साल और उससे अधिक है। उनकी 1,95,000 तक की आय पर कोई तरह का कर नहीं लगता। आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में 60 वर्ष से अधिक बुजुर्गों की संख्या 8.2 करोड़ है। इसमें 90% लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। भारत में 3/4 वृद्ध गाँव में रहते हैं, जिसमें 73% वृद्ध अशिक्षित हैं। 50% से अधिक वृद्ध व्यक्ति सक्रिय तथा स्वतंत्र जिंदगी जीने में असमर्थ हैं। 2015 तक वरिष्ठ नागरिकों में 51% महिलाओं की भागीदारी होगी। वहीं 2021 तक कुल आबादी का 9.87% वरिष्ठ नागरिक होंगे। पैसों की कमी ही बुजुर्गों की कष्ट की इकलौती वजह नहीं है। इसके साथ बदलते समाज के बदलते जीवन मूल्यों ने भी कई वृद्धों को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है। आत्म केंद्रित होता आज का वेस्टर्नाइज बनते शहर समाज बूढ़ों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से दूर होता जा रहा है। पर युवा अभी ये नहीं देख पा रहे हैं कि उनका ऐसा करना खुद आगे चलकर अपने बुढ़ापे के लिए भी मुश्किलों की खाई खोद रहा है। वहीं सरकार भी सामाजिक सुरक्षा देने में असमर्थ रही है। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अपनी जिंदगी के बहुमूल्य समय देश सेवा, परिवार की सेवा, समाज की सेवा में गुजार देने के बाद एक स्थिति ऐसी बनाती है बूढ़े लोगों के सामने खास तौर पर, जिसमें ऐसा लगने लगता है कि वो समाज में अलग थलग पड़ गए हैं। और इसी बात को हम टटोलने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आने वाले बजट में कुछ ऐसा किया जा सकता है जो खासतौर पर सीनियर सिटीजन्स की जिंदगी को थोड़ी आसान कर दे। और इस बात को टटोलने के लिए हमारे संवाददाता चारों तरफ फैले हुए हैं। तनु शर्मा हमारी संवाददाता, उनसे हमें बात करनी होगी और वो हैं इस वक्त दूसरी जगहों पर। लेकिन सबसे पहले आपको हम बताएं कि अनामिका रत्ना से हम बात करेंगे। अनामिका रत्ना है दिल्ली में। अलावा इसके हम आपको बताएं कि मथुरा में तनु शर्मा होंगी, नोएडा में अनामिका रत्ना होंगी और हमारी संवाददाता माधुरी सिंह दिल्ली से हमें बताएंगी कि क्या हाल है बुजुर्गों का, किस तरह से जीवन बसर हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या बजट 2008 में कुछ ऐसा किया जा सकता है कि सीनियर सिटीजन्स की जिंदगी जो है आज की तारीख में थोड़ी आसान हो सके। खन्ना साहब, सीनियर सिटीजन्स यूं कहें कि रिपोजिटरी अनुभव का एक खजाना, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि भारत युवाओं का देश है और युवाओं की संख्या यहाँ बहुत ज्यादा है। और ऐसा लगता है कि ये कहते कहते ये भूल जाया जाता है समाज में कि देखिए, अपने भारत का जीवन मूल्य ये है माता पिता की सेवा। श्रवण कुमार से लेकर 2008 तक समा बदल गया है। आज के नौजवान हवाई जहाज, गाड़ी और टोलवे की चमक दमक और दौड़ में शायद भारत के जीवन मूल्यों से परे हो गए हैं। इसलिए ये प्रॉब्लम जो है बढ़ रही है कि बुजुर्गों का, उनके बच्चे
पूरा ख्याल नहीं रख पा रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। और इसमें सरकार की जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी है और समाज की जिम्मेदारी है। नहीं, पर ऐसा आपको क्यों लगता है? लगता है कि ये जो मामला जो है वो जिम्मेवारियों को पूरा करने नहीं पूरा किया जा रहा है, या ये कुछ ऐसा हो रहा है कि लोग इसमें हमारे शिक्षा के ढांचे का एक बहुत बड़ा दोष है। हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की पढ़ाई में जीवन मूल्यों की पढ़ाई को यदि दरकिनार कर देंगे तो उसका ये कॉन्सिक्वेंस और शायद उसी का एक रिफ्लेक्शन है कि आज की तारीख में सीनियर सिटीजन्स शायद उतने खुश नहीं है जितना कि होना चाहिए। इस पूरी जिंदगी में समाज के लिए, देश के लिए कंट्रीब्यूशन करने के बाद जो स्थिति होनी चाहिए, ये तो दूरगामी बातें हैं। शिक्षा में जीवन मूल्यों की जो शिक्षा है, धार्मिक शिक्षा नहीं, जीवन मूल्यों की शिक्षा, हर धर्म में ऐसी शिक्षा। चलिए हम बात करेंगे आपसे कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए इस बार के बजट में। आप मूल्यों की बात कर रहे हैं, उस पर भी आएंगे, लेकिन फिलहाल आपको हम सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां हमारी संवाददाता माधुरी सिंह हैं मौजूद। और माधुरी सिंह से पूछते हैं कि माधुरी, बजट आने वाला है और आपके साथ जो लोग हैं वहां पर मौजूद, उनको इस बजट से क्या क्या उम्मीदें हैं? देश की आबादी में बुजुर्गों की जनसंख्या 8 करोड़ से भी ज्यादा है, लेकिन अगर बजट में उनकी हिस्सेदारी की बात करें तो शायद बजट में उनका हिस्सा इतना कम है जिसके ऊपर चर्चा भी नहीं की जा सकती। लेकिन इस बार के बजट से यहाँ मौजूद बुजुर्गों को क्या अपेक्षाएं हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। इस बार जो बजट आ रहा है, इस बजट में क्या उम्मीद करती हैं कि सरकार क्या कुछ ऐसा करे कि बुजुर्गों को बड़ी राहत मिले? बुजुर्गों को राहत के लिए सबसे पहले एक इंसिडेंट आपको बता रही हूँ। 1997 तब इधर हमारे जो संस्थापक थे डॉक्टर रंजीत पाल, उनके साथ स्टार प्लस में हमारा इंटरव्यू था, हम लोग गए थे। तो उस टाइम ये देखिए जो सरकारी जो जीवन है ना, जीवन संध्या ओल्ड एज होम, उनके करीब 15-20 लोग आए थे दुनिया भर के समस्या लेकर के। मेरा भी सब्जेक्ट का पेंशन लेकर के मिनिस्टर के साथ काफी बहस हुआ, लेकिन आज तक 10 साल बीत गया, आज तक जो कोई सुधार हमने दिखाई दिया ही नहीं अभी तक। तो सरकार के से यही निवेदन है, जो वो तो बोलते हैं बहुत कुछ कर, लेकिन होता नहीं। आप कहने का मतलब है कि 1997 में बुजुर्गों के लिए जो सवाल था वो 2008 में भी वही सवाल बना हुआ है। चलिए, फिर भी क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? हमारी अपेक्षा है जब हमारे रहने का ठिकाना हो। अभी पारिवारिक समस्या काफी है, बुजुर्गों को रहने का कोई ठिकाना नहीं, बच्चों का सहारा मिलता नहीं, ओल्ड एज होगी उनके क्या सहारा है। तो सस्ते से अच्छी ढंग से उनके खाने पीने मेडिकल सब कुछ सहारा देकर के उनको थोड़ा सा जीने का सहारा दे दे सरकार। अमेरिका में होता है लेकिन इंडिया में क्यों नहीं होता है? अगर अमेरिका में हो सकता है तो इंडिया तो कुछ कम तो नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार के बजट से क्या अपेक्षाएं हैं, वित्त मंत्री क्या कुछ ऐसा करें कि बुजुर्गों को राहत मिले? हम बच्चों को बड़ा करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ बच्चों के बाद मिले, मगर हमें बुढ़ापे में आने पे बच्चे अपनी प्राइवेसी या और किसी कारण हमें छोड़ देते हैं और हमें वृद्धाश्रम में आना पड़ता है, और वृद्धाश्रम में हमें पैसे देने पड़ते हैं जो कभी हमें कोई दे सकता है, कोई नहीं दे सकता है। कोई किसी की बहन हेल्प करती है, कोई किसी की बेटी हेल्प करती है, और कोई और किसी तरह पैसा मिलता है। इसलिए मतलब समाज का हर व्यक्ति हेल्प करने को आगे आता है। आपको कहने का मतलब है सरकार हेल्प नहीं करती, सरकार वो अनुदान नहीं दे पाती। और इसलिए हमें ऐसे वृद्धाश्रम बनाने चाहिए जिसमें हमें सब लोगों को कुछ ना कुछ मुफ्त या कम दामों में फैसिलिटीज मिल जाए, रहने के प्रोग्राम। आपसे जानना चाहेंगे आपकी राय। मेरी राय ये है कि जैसे फॉरेन में है, रिटायरमेंट के बाद जितने भी वृद्ध हैं उनको मतलब गवर्नमेंट मकान देती है रहने के लिए, और भी काफी फैसिलिटीज देती है, तो उसी प्रकार की फैसिलिटीज हमारे देश में भी होनी चाहिए जैसे बाहर के देशों में होती है। आप क्या कहना चाहेंगी, क्या सुविधाएं सरकार को ऐसी देनी चाहिए जो वो अब तक बुजुर्गों को नहीं दे पा रही है? सरकार सुविधा तो तब करेगी जब अपनी कर ले सुविधा। वो से सिवाय अपने बारे में सोचने के, जो उनके मेंबर्स हैं, एमपी हो या एमएलए हो या कोई भी हो, किसी पार्टी के वो हेड हो, उनके लिए सारी सुविधा है। बाकी जो पब्लिक में से है ओल्ड एज वाले, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। अरे लॉन्गेविटी ज्यादा जिएंगे, ज्यादा क्या फायदा उस जीने का है? उनके लिए सुविधा क्या करते हैं, उनकी सुरक्षा क्या है, उनकी मदद क्या है? किसी तरह के कभी देखा गया कि क्या खाते हैं और क्या पहनते हैं और क्या
कहाँ निकलने की जरूरत होती है तो कैसे जाते हैं, कभी देखा है सरकार ने? इन सब के बारे में कभी वो सोचती है क्या सरकार? उससे कुछ अपेक्षा करने से मतलब ही क्या है? कभी कुछ नहीं करती। बड़ी सिटीज में देखने को मिल रहा है कि बुजुर्गों की सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। आए दिन सुनने को मिलता है कि उनकी हत्या हो गई या उनकी प्रॉपर्टी को लूट लिया गया। तो इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, इस बारे में यही तो कह रही हूँ, सुरक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा। या तो एक ऐसी मतलब बिल्डिंग बनाए, एक ब्लॉक बनाए जिसमें पूरी तरह की सुरक्षा हो, उसमें वो अपने को सेफ समझ सकें और रहें सेफ। बाकी ये हम इस भरोसे हम तो रहते हैं बुढ़े लोग कि हमने कोई नौकर रख लिया, कोई पार्ट टाइम रख लिया, वो आए गला दबा के चले गए, उससे सरकार से कोई मतलब नहीं। हमने गार्ड वहां रखा हुआ था, हम वो गार्ड ने ड्यूटी नहीं करी तो हम क्या करें? ये हो जाता है ना, सुरक्षा के कोई एक सामाजिक सुरक्षा का बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ बुजुर्गों ने उठाया। उसमें 3 सबसे बड़ी अहम बातें हैं कि एक तो बुजुर्गों को रहने के लिए बुजुर्ग आश्रम चाहिए, वृद्ध आश्रम चाहिए, और दूसरी बड़ी बात यहाँ उठाई गई कि मेडिकल फैसिलिटीज इनके लिए बहुत ही कम हैं, जो फ्री होनी चाहिए वो अभी तक फ्री नहीं हो पाई है। और तीसरी बात कि जहाँ भी ये रहते हैं वहाँ सुरक्षा, सिक्योरिटी कितनी रहती है, ये 3 चीजें हैं। तो ये सभी लोग यहाँ जो मौजूद हैं वो बजट जो भी आया करता है उससे नाराज हैं। इनका कहना है कि जिस तरीके से न्यूक्लियर होती फैमिली में बुजुर्गों की उपेक्षा की जा रही है, उसी तरह से सरकार भी उनकी उपेक्षा ही करती आई है। चलिए माधुरी, ये बहुत संजीदा बातें निकल कर आ रही हैं, जो बातें हो रही हैं वहां पर। आप बात कर रहे थे मूल्यों की, लेकिन मूल्यों की बात होती है कि जब स्वतः स्फूर्त बेटे बेटी या परिवार के दूसरे लोग करते हैं या नहीं करते हैं, जिनके ऑब्लिगेशंस हैं, और सरकार सबसे ज्यादा जिसकी ऑब्लिगेशन है उसकी तरफ से जो उदासीनता दिखाई गई है उससे भी काफी नाराजगी है। देखिए, आपकी बिल्कुल कहना ठीक है। अपने देश में कोई सोशल सिक्योरिटी का नेटवर्क नहीं है। सोशल सिक्योरिटी का मतलब होता है जब आप अपनी इकोनॉमिक लाइफ के बाद ओल्ड एज में पहुंचते हैं तो समाज आपको एक सुरक्षा प्रदान करता है। उसमें खाना पीना, दवा दारू और सिक्योरिटी, ये 3 एलिमेंट्स हर देश में है। परंतु ये भी देखा गया है कि इसमें बहुत खर्चा करना पड़ता है। और अब समय आ गया है, 5 साल आपने 8-9% ग्रोथ करने के बाद इतना टैक्स इकट्ठा कर लिया है कि अब आप ओल्ड एज सोशल सिक्योरिटी का एक नेटवर्क बना सकते हैं। लेकिन आपकी बातों से जो लगता है कि कोई ऐसी आवाज मजबूत तरीके से इन बातों को पहुंचा पाए सरकार के पास, उसकी नितांत कमी है। और ऐसा क्यों? देखिए, वो अभी अपनी जो मैडम बैठी थी मथुरा में, उन्होंने कहा इन लोगों को अपनी सुविधाओं को गिनने से फुर्सत हो तो हमारी सोचें। ये एक आम बात हो गई है। जब तक जिस तबके को जरूरत है वो अपने आप संगठित होकर अपनी आवाज वहां तक नहीं पहुंचाएगा, तब तक इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सब नहीं संभव है। चलिए, और ये शायद आवाज अब तक बूढ़ों की आवाज है, इसीलिए शायद बहुत ज्यादा नहीं पहुंच पाई है। यही एक सच्चाई है कि अभी तक सरकार को भी जो करना चाहिए था वो भी सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ज्यादा हो पाया हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। यहां लेंगे एक छोटा सा विराम, वापस लौटेंगे तो आपको ले चलेंगे दिल्ली और नोएडा। हमारे संवाददाता हैं, वहां भी कुछ बुजुर्गों के साथ हैं और उनकी मुश्किलें क्या क्या हैं, क्या वो मुश्किलें मथुरा के लोगों की तरह ही हैं या फिर कुछ और अलग हैं, मुख्तलिफ हैं, ये सब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक छोटे से विराम के बाद। बजट 2008 बीच बहस में हमारा खास कार्यक्रम आने वाले बजट पर जारी है। जो मुद्दे इसमें उठाए जा रहे हैं, उम्मीद यही की जा रही है कि पी चिदम्बरम साहब तक ये बात पहुंचती है और वो इन चीजों को ध्यान देते हैं जब बजट वो 29 तारीख को इस देश के लिए पढ़ रहे हैं। चुनावी बजट होगा ये कहा जा रहा है और ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि लोक लुभावन होगा और लोगों की जो उम्मीदें हैं उस पर खड़ा उतरेगा। आज की तारीख में हम बात कर रहे हैं सीनियर सिटीजन्स की। हमारी संवाददाता माधुरी सिंह बात कर रही थी कुछ सीनियर सिटीजन से। एक बार फिर आपको लिए चलते हैं। माधुरी सिंह अभी भी कुछ बुजुर्गों के साथ मौजूद है। माधुरी, कई बातें हमने सुनी जो कहना चाह रहे थे आपके साथ जो सीनियर सिटीजन थे, और भी क्या, चूंकि उनकी मांग बहुत ज्यादा आ रही है, और क्या क्या मांगे हैं जो वो करना चाहते हैं, जरा एक बार और बात कीजिए। यहाँ जो बुजुर्ग मौजूद हैं उनका कहना है
कि सरकार उनके लिए मनोरंजन केंद्र खोले, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इंडिविजुअल एफर्ट से वो पूरी नहीं की जा सकती। जैसे कि ये लोग अपनी नौकरी से जो कुछ भी पैसा बचा कर रखे हैं उसी के सहारे वो ओल्ड एज होम में रह रहे हैं, या इनके परिवार वाले जो कुछ भी इनको सपोर्ट दे पा रहे हैं उसके सहारे वो जी रहे हैं। लेकिन जैसे पार्क है या मनोरंजन केंद्र है या कुछ और तरह के क्लब हैं जहां पर ये लोग अपना समय बिता सकते हैं, ये सारी चीजें सरकार ही मुहैया करा सकती है। हालांकि ये बुजुर्ग यहाँ पर बहुत नाराज हैं। इनका कहना है कि जब सरकार जो सामान्य सुविधाएं हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, वही पूरी नहीं कर पा रही है तो खैर मनोरंजन केंद्र कहां से खोल पाएगी। फिर भी इनकी राय क्या है, इनसे ही जानना चाहेंगे। जी बताएं। सरकार ने हमारे लिए किया ही क्या है। हम तो ये चाहते हैं कि जिस तरह से अभी सरकार ने ऐलान किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वृद्धाश्रम खोले जाएंगे, मैं ये पूछता हूं कि हर डिस्ट्रिक्ट में अंदर वृद्धाश्रम खोलने से ये समस्या कैसे हल हो सकती है। वृद्धों की समस्या घर के अंदर थोड़ी थोड़ी तू में नोक झोंक होना स्वाभाविक है। जाहिर है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वृद्धाश्रम खोलेंगे तो थोड़ी सी तू में होते ही लोग अपने घरों से और वृद्धाश्रम की तरफ दौड़ने लगेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था और भी ज्यादा कमजोर होती जाएगी। चलिए माधुरी, यहां रोकेंगे आपको। एक और बात खास तौर पर जो सामने आ रही है कि वो कह रहे हैं कि हमें जो है ऐसा समझा जाता है कि हम किसी काम की चीज अब नहीं रह गए हैं। और देखिए, जब तक बच्चों का अपने पेरेंट्स के प्रति ड्यूटी कानून से एनफोर्स नहीं करेंगे आप और केवल वृद्धाश्रम खोलने की बात कहेंगे, तो जो अभी मेरे बुजुर्ग मथुरा वालों ने कही है बात, वो सही होगी। चलिए, कि लोग अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कानून तो मतलब कि अस्तित्व में आ चुका है। ये तो नहीं, अब तो सिविल प्रोसीजर कोड में भी मेंटेनेंस के लिए हक है। कई केस अभी शुरू हुए हैं, तो मेरा ये एक अच्छी बात जो है वो सरकार ने की है। नहीं, परंतु वो ये कानून अपने आप इंप्लीमेंट नहीं होगा। इस कानून को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने के लिए भी केंद्रीय सरकार फाइनेंशियल एलोकेशन करे कि सिविल प्रोसीजर कोड में जो प्रोविजंस हैं, हर थाने में प्रोविजन हो कि भाई इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो हर जिले के अंदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से उन लोगों की मदद हो, क्योंकि क्या बुजुर्ग आदमी कचहरी में फरियाद लेके जाएगा? बिल्कुल, अपने आप में बड़ी बात की जो कानून बनाई गई है ताकि जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता को भरण पोषण देते रहें, इसको इन्फोर्स करने की भी जरूरत है और इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। खन्ना साहब सही कह रहे हैं। वैसे ये जो तस्वीर है इसका एक, हम यूं कह लें कि एक आयाम वृंदावन चल करके देखते हैं, मथुरा में, जहां हमारी संवाददाता तरु शर्मा है। और तरु के पास चलते हैं। तरु, मथुरा वृंदावन के बुजुर्ग लोगों का क्या कहना है, क्योंकि बजट आने वाला है और कई अपेक्षाएं उनकी भी होंगी वहां पर, तो क्या कहते हैं मथुरा के बुजुर्ग? बजट 2008 देश का बजट, आम जनता का बजट। हर साल देश के लोगों को आम बजट से बहुत उम्मीद रहती है। आज हम मौजूद हैं मथुरा वृंदावन में। बात करेंगे देश के ऐसे वर्ग के लोगों से जिनके पिटारे में बहुत कम चीजें हैं, यानी जिनकी इज्जत हमारे दिलों में आज भी है और हमेशा रहेगी। देश के वरिष्ठ नागरिकों की आज हम बात करेंगे उन लोगों से। सर, जैसे आज आम बजट पेश होने वाला है, आपको आम बजट से क्या उम्मीदें हैं? आम बजट से यही उम्मीदें हैं कि एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है सीनियर सिटीजन्स के लिए अधिक होना चाहिए, जिससे कि वो अपने बुढ़ापे में भरण पोषण सही ढंग से कर सकें। दूसरे, रेलवे में जो डिस्काउंट मिलता है उसकी भी कुछ अधिक डिस्काउंट मिलना चाहिए। हवाई यात्रा में कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है, उसमें भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। और गवर्नमेंट को ओल्ड एज होम्स का निर्माण करना चाहिए, जिससे कि जो बच्चे जिन बुजुर्गों को अपने घर से बुढ़ापे में निकाल देते हैं उनको आश्रय मिल सके और उनमें वो अपना बुढ़ापा काट सकें। ओल्ड एज होम्स की बात चल रही है, बाबूजी आप क्या कहेंगे? सर, ओल्ड एज होम के बारे में मेरा अपना सुझाव ये है और मैं यही कहना चाहूँगा कि इसके लिए जो लोग अपने घरों से निकाल दिए जाते हैं अथवा अपनी परिस्थितियों से निकल के आते हैं, उनके लिए यहाँ रहने का और उनकी भोजन व्यवस्था का पूरा इंतजाम जब तक वो रहे। और उसके बाद साथ साथ मैं ये कहूँगा कि जो वृद्धावस्था पेंशन है, जो पेंशन गवर्नमेंट से आती है, वो यही पता नहीं लगता कि किनको मिल गई किनको नहीं मिली। वो निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग को अवश्य ही मिलनी चाहिए, उसके लिए पूरा इंतजाम ऐसा बनना चाहिए। और साथ मेरा ये भी कहना है कि अभी तक जो रेलवे में कंसेशन देते हैं उसको बढ़ाया जाए और
तो काफी तो उम्मीदें हैं बुजुर्ग वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों की। इस बार आपकी क्या उम्मीद है आम बजट 2008 से? वित्त मंत्री महोदय से अपेक्षा करते हैं देश के सीनियर सिटीजन्स की जैसे पूर्व के वर्षों में अनदेखी इनकी करती जाती रही है, उस प्रकार की अनदेखी कम से कम इस वर्ष ना करें। अगर सबका हित चाहते हैं तो वृद्धों को घर से निकाला नहीं जा सकता, जिनकी पॉपुलेशन देश में करीब 17-18 करोड़ है। ऐसे में इनकी अनदेखी करके संभवतः परिवार को पूरी तरह से नष्ट करने की व्यवस्था की जा रही है यदि इनकी अनदेखी की गई। आवश्यकता इस बात की है कि परिवार में जिस प्रकार के वरिष्ठों को जो सम्मान मिलना चाहिए, उसी प्रकार से सरकार भी वरिष्ठों को सम्मान दे। यदि सरकार वरिष्ठों को सम्मान नहीं देती है तो व्यक्ति से समाज और समाज से राष्ट्र बनता है। तो जिस प्रकार व्यक्ति अगर अनदेखी करता है किसी अपने वरिष्ठ का, उसी प्रकार से कहा जाएगा कि भारतवर्ष भी पश्चिम देशों की ओर देखना चाहता है और कभी भी अपनी पूर्व की जो हमारी संस्कृति है उसकी अनदेखी कर रहा है, जो कभी नहीं होनी चाहिए। इनकम टैक्स रिबेट एक ऐसा मसला है जो कि बुजुर्ग वरिष्ठ लोग चाहते हैं कि इनकम टैक्स में रिबेट को बढ़ाया जाए। आपकी क्या उम्मीदें हैं इस बार आम बजट 2008 से? ये इनकम टैक्स बुजुर्गों पर लगना ही नहीं चाहिए। अगर लगता है तो उसका स्केल कुछ और ही होना चाहिए। उसके ऊपर इनकम टैक्स, उसके ऊपर सरचार्ज के ऊपर एजुकेशन, सारे चार्ज अगर बुजुर्गों पर ही लगा दिए जाएंगे तो बुजुर्ग आगे किस प्रकार से अपना भरण पोषण करेंगे। उम्र के इस आखिरी पड़ाव पर सबसे ज्यादा जो जीवन चलता है दवाइयों पर चलता है। तो सभी लोगों से हम इन लोगों से जानना चाहेंगे इनके लिए दवाइयों कितनी अहमियत है और दवाइयों में क्या रियायतें करने की उम्मीद की जा रही है। बजट में इस बार आप क्या चाहते हैं कि दवाइयों पर कुछ खास प्रावधान रखे जाएं? मेरा तो कहना ये है बुजुर्गों के लिए ऐसे हॉस्पिटल्स ओल्ड एज होम हो जहाँ दवाई फ्री मिले, ऑपरेशन फ्री हो और उनकी पूरी टेक केयर हो। आज देश में सबसे ज्यादा दंपत्ति बूढ़े मारे जा रहे हैं, उन पर गवर्नमेंट कोई केयर नहीं कर रही है किसी किस्म का भी। कोई उनको पेंशन के अलावा आज वेस्टर्न कंट्री इंडिया में घुसती जा रही है और इंडिया की सभ्यता वेस्टर्न कंट्री वाले ले रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे यहाँ सिनेमा में, टीवी में ऐसे सीरियल बनते हैं जिसमें बुड्ढों को कूटा मारा जाता है। उनको भी ऐसा सेंसर बोर्ड लगाया जाए ताकि बुड्ढों की इज्जत हो सके, ताकि बच्चे उस कल्चर को सीख सके। देश में जब रेल की यातायात करते हैं वरिष्ठ नागरिक तो उनको 25% की छूट तो मिलती है, लेकिन रोजमर्रा के जीवन में जब सड़कों से जीवन बिताया जाता है, यानी कि सड़कों से रास्ता नापा जाता है, तो सड़कों में यानी कि जो रोडवेज है उसमें भी आपको लगता है सर कहीं सरकार को कुछ रियायत देनी चाहिए या उनके लिए कोई स्पेशल सीट्स की जो मिलती है उससे ज्यादा सीट्स को एक्सटेंड करना चाहिए? यदि आप इजाजत दें तो सबसे पहले थोड़ी सी बात हम मेडिकल की कर दें, और ये भी आपका प्रश्न हम ले लेंगे। हम ये बतलाना चाहते हैं कि मेडिकल अपने देश का इतना अत्यधिक कॉस्टली होता चला जा रहा है, और कैसे हम कल्पना कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति इस अवस्था में यदि आ जाए तो उसको किस प्रकार से अपना इलाज कराए, जबकि हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई फैसिलिटीज नहीं होती हैं। एक बात, हम पश्चिम से सब चीज सीखना चाहते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं सीखना चाहते हैं कि वहां पर एक व्यवस्था होती है इंश्योरेंस की, और हमारे यहाँ पे आपकी इंश्योरेंस कंपनीज, वित्त मंत्री महोदय, आपकी इंश्योरेंस कंपनीज 60 और 65 के बाद में किसी प्रकार का इंश्योरेंस देने का मन नहीं रखती हैं। तो ऐसे में कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति अपने को सुरक्षित रख सकता है, स्वस्थ रख सकता है? एक प्रश्न। दूसरा, रोडवेज की बात आपने जो की, रोडवेज बहुत खस्ता हाल है पूरे देश का, और सबसे खराब चीज उसमें यह है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है। ऐसी भूसे की तरह भर के हमारी बसेस चलती हैं, किसी भी प्रांत की हो, कुछ प्रांतों को छोड़कर। तो ऐसे में उनको सुविधा भी ना दी जाए, उन्हें किसी प्रकार की रियायत भी ना दी जाए, और इस प्रकार से वो यात्रा करें, ये संभव नहीं हो पाता है। तो सड़क यातायात की बात हो रही है। सड़क यातायात पर मतलब खस्ता हाल बसें हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीटें तो हैं लेकिन उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? आज तो सड़क का चलना बहुत मुश्किल है। कुछ सड़क इतनी खराब होती चली जा रही है कि बूढ़े बीमार ज्यादा होते हैं, उन सड़कों पर इतने झगोड़े लगते हैं कि बुढ़ा ऐसे ही मर जाता है। कोई रियायत टिकट में नहीं होती, कोई सीटों में रियायत नहीं होती। फर्ज यह गवर्नमेंट सड़कें सही करें। तरु, यहाँ रोकेंगे आपको, और बड़ी गंभीर बातें मथुरा से निकल कर आ रही हैं। पहले तो देखिए, वो टैक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी बात, वो
ओल्ड एज होम जैसी बात आप भी कर रहे थे, उसके बारे में कह रहे हैं। एक मेरा सवाल या खन्ना साहब है कि टैक्स रिबेट जो है वो 65 सालों से मिलने लगता है, ट्रेन में 62 साल से ही मिलने लगता है कंसेशन। तो इन बातों को कभी आपने कंज्यूमर फोरम आप चला रहे हैं क्या, इन बातों को उठाया? ये पॉलिसी की बातें हैं, और जो डेट है रेलवे की वो रेलवे मिनिस्टर तय करता है, और इनकम टैक्स की बात फाइनेंस मिनिस्टर तय करता है, और दोनों एक दूसरे से सलाह नहीं करते हैं। तो और खामियाजा जो है, हाँ, खामियाजा किसी ना किसी को भुगतना पड़ता है। बहरहाल जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज जरूरत आ गई है कि मैंडेटरी सीनियर सिटीजन्स का मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए, और वो मेडिकल इंश्योरेंस सब्सिडाइज होना चाहिए। बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग सीनियर सिटीजन हैं उनको बीपीएल दीजिए आप दर्जा, उनको सरकार सब्सिडाइज करे। अबव पॉवर्टी लाइन है उनसे पैसा लीजिए, परंतु मैंडेटरी हो ताकि कोई इंश्योरेंस की कंपनी सीनियर सिटीजन्स को मेडिकल इंश्योरेंस रिफ्यूज नहीं कर पाए, और उनके अगर लॉस होते हैं तो आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी फाइनेंस मिनिस्टर के नीचे है, वो उसके प्रावधान करे कि जिन कंपनियों को इस कारण से नुकसान होता है उसका खमियाजा सरकार उनको पूरा करके दे। ये बजट के अंदर एलोकेशन हो सकता है अगर फाइनेंस मिनिस्टर चाहें। चलिए, ये बहुत बड़ी बात जो खन्ना साहब की तरफ से आई है। मेडिकल इंश्योरेंस सबसे ज्यादा जरूरी आज की तारीख में बुजुर्गों के लिए, लेकिन अमूमन ये प्रथा सी बन गई है, परंपरा सी बन गई है कि इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो 60 या 65 साल के बुजुर्गों को मेडिकल इंश्योरेंस देने से कतराती हैं। एक नियम बनना चाहिए, कड़ाई से इसका पालन भी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद खन्ना साहब, आप हमारे साथ बने रहे। यहां लेंगे हम छोटा सा विराम, और उसके बाद जब हम लौटेंगे तो हमारे साथ जेडी अग्रवाल साहब होंगे, वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं। क्या कुछ होना चाहिए, अब अर्थशास्त्र का ही मामला है बुजुर्गों के लिए, उनसे जानेंगे, लेकिन ये सब कुछ छोटे से ब्रेक के बाद।